और अब जो बड़ी खबर आ रही है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग में एक लेडी डॉन की एंट्री हुई है। बिश्नोई गैंग की मैडम जहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्रग्स सिंडिकेट के आरोपों से जुड़ी लेडी डॉन खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा ही मैडम जहर है। मैडम जहर लॉरेंस बिश्नोई गैंग में गनमैन कहे जाने वाले बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड बताई जाती है। तो एक लेडी डॉन की भी इस पूरे गैंग में और इस सिंडिकेट में एंट्री हुई है, जिसका नाम बताया जा रहा है मैडम जहर है। वो एक और जो गैंगस्टर है बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड है और इस गैंग में वो शामिल है और ड्रग्स सिंडिकेट में इसकी अहम रोल रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, इस लेडी डॉन, इस लेडी गैंगस्टर के बारे में भी और क्या जानकारी? देखिए, इसका नाम है खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा और ये दिल्ली के सीलमपुर इलाके की रहने वाली है। वहाँ पर इसने एक अपना ब्यूटी पार्लर खोला हुआ है और करीब 7 साल पहले इसकी मुलाकात बॉबी कबूतर से हुई थी और उसके बाद दोनों में दोस्ती हुई और फिर दोनों में प्यार हो गया। बॉबी कबूतर जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग और हाशिम बाबा गैंग से जुड़ा हुआ है। हाशिम बाबा उत्तर पूर्वी दिल्ली का गैंगस्टर है जो लॉरेंस के लिए काम करता है और इस समय तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। पुलिस के मुताबिक जो बॉबी कबूतर है वो लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए हथियार सप्लाई कर रहा है और ये हथियार वो सलीम पिस्टल नाम के गैंगस्टर से ले रहा था, जिसको हाल ही में दिल्ली पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया था। चाहे सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मामला हो, सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पहले भी बॉबी कबूतर ने वहां जाकर रेकी की थी। इसके बाद दिल्ली में जो जिम ओनर था नादिर शाह, उसकी हत्या में उसका नाम सामने आया था। दिल्ली के सीलमपुर में 2 हत्याएं हुई थी, उसमें भी उसका नाम सामने आया था। इसके साथ ही दिशा पाटनी के घर पर जो फायरिंग हुई थी उसमें पर ये बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग है इस मैडम जहर की एंट्री इस पूरे गैंग में, और जैसे कि परतें खुल रही है, जांच आगे बढ़ रही है तो तमाम जानकारियां सामने आ रही है। इस मैडम जहर का रोल क्या था पूरे गैंग में? वो क्या काम करती थी इनके लिए? देखिए, बिल्कुल जो मैडम जहर थी वो इस सिंडिकेट को ड्रग्स सप्लाई करती थी, ड्रग्स से जुड़ी हुई थी, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। बॉबी कबूतर के लिए वो लगातार काम कर रही थी। बॉबी कबूतर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ था। पुलिस के मुताबिक उसे गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ जारी है और बॉबी कबूतर के साथ उसके 2 साथियों को भी पकड़ा गया है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब लॉरेंस गैंग में किसी लेडी डॉन की एंट्री हुई हो। इसके पहले हाशिम बाबा की पत्नी जोया को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हाशिम बाबा जेल में है और जोया जेल के बाहर रहकर उत्तर पूर्वी दिल्ली से उसके गैंग को ऑपरेट कर रही थी और लॉरेंस गैंग के लिए काम कर रही थी। उसके पहले चंडीगढ़ से एक लेडी दीपा को गिरफ्तार किया गया था। दीपा भी लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम कर रही थी और भुप्पी राणा नाम के गैंगस्टर को मारने की फिराक में थी और वो जेल में वकील की वेशभूषा में आई थी। तो अब ये तीसरी गिरफ्तारी है किसी लेडी डॉन की जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल है, जिसका नाम है खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा। और दिल्ली पुलिस के मुताबिक इसका पूरा प्रोफाइल चेक किया जा रहा है। इसके परिवार में कितने लोग हैं, ये कब से जुड़ी हुई थी और अब तक इसने कितनी वारदातों को अंजाम दिया है। तो तीसरी ये महिला है जो लॉरेंस गैंग से एसोसिएटेड पाई गई है। बिल्कुल, मैडम जहर पर अब आगे की छानबीन और जांच बढ़ रही है। शुक्रिया अपडेट के लिए आपका मुकेश। और अब खबर जबलपुर से, जहां एक प्रेमिका को वैलेंटाइंस डे पर अपनी प्रेमी से मौत का गिफ्ट मिला। वैलेंटाइंस डे पर युवती ने अपने प्रेमी से मिलने गई तो प्रेमी ने उस पर पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। मामले में आरोपी प्रेमी और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है और एक आरोपी फरार बताया जा रहा है कि शादी करने की बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया कि प्रेमी ने प्रेमिका के सिर पर पत्थर से वार कर हत्या कर दी। और संजीव चौधरी हमारे साथ इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सिर पर पत्थर से वार कर अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार देना दिल दहला देने वाली घटना है इस वक्त। और क्या जानकारी इस पूरी घटना के बारे में मिल पाई है संजीव आपको? सिकता, ये तनु और ईशू का कुछ समय से प्रेम संबंध चल रहा था। 2 महीने पहले एक वीडियो वायरल किया था जो तनु के निर्वस्त्र था और उसको मारपीट करते हुए वीडियो वायरल किया था। तब परिवारजनों ने थाने आकर इसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और उसके बाद 14 तारीख को तनु को बुलाया गया। तनु अपने घर से ये कह के निकली थी कि वो किसी शादी में जा रही है और जब वहाँ पहुँची तो ईशू ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी
और पहचान बनाए इसलिए उसके चेहरे पर पत्थर पटक दिया था। जब पुलिस को ये लाश मिली तो एक गुत्थी हो गई थी और उसके बाद AI से उसकी फ़ोटो जनरेट की गई थी और फिर जब गुमशुदा की तलाश की गई तब पता चला कि ये लाश जो है ये तनु की लाश है। अगर पुलिस पहले एक्शन ले लेती तो शायद ये घटना ना होती। जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए संजीव। तो अगली खबर पर अब आगे बढ़ते हैं और खबर जो है वो अजित पवार के प्लेन क्रैश से जुड़ी हुई है, जिसमें महाराष्ट्र की राजनीति को झकझोर दिया था। अब सवालों का सैलाब है और इन सवालों पर पवार परिवार एकजुट दिख रहा है। जहां पहले राजनीतिक मतभेद सुर्खियों में रहते थे, वहीं अब पारदर्शी जांच की मांग कर सबकी आवाज एक जैसी सुनाई दे रही है। ताजा बयान में सांसद सुप्रिया सुले ने रोहित पवार की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया। सुप्रिया सुले ने कहा है कि रोहित की सुरक्षा को खतरा है और जो राज्य सरकार उनकी सुरक्षा को बढ़ाए। दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने भी अजित पवार हादसे की पारदर्शी तरीके से जांच की मांग रखी है। आपको बता दें, इससे पहले रोहित पवार ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू के इस्तीफे और स्वतंत्र जांच की मांग की थी। तो एक साथ पवार परिवार है। अजित पवार के एयर क्रैश में निधन के बाद से तमाम अटकलें थी, लेकिन सुप्रिया सुले ने भी विमान हादसे पर सवाल उठाए हैं। इस मुद्दे को लोकसभा में उठाने के लिए उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद भी दिया है। बहुत दिनों से आप देख रहे हैं, 15-20 दिनों से जब से एक्सीडेंट हुआ है, रोहित पवार जी दिल्ली भी गए, महाराष्ट्र में एक्सपर्ट से भी पूछ रहे। और कल आपने देखा पार्थ और जय, बड़ी दुख उनको हुआ है। उनके जिस तरह से दादा का एक्सीडेंट हुआ है, किसी को आज भी विश्वास नहीं हो रहा है जिस तरह से वो क्रैश हुआ है। तो कल जय ने भी उसकी भावना कल उन्होंने भी ट्वीट किया है। तो सबके मन में ऐसे ये दुख तो है ही, लेकिन ये कैसे हुआ, ऐसे बहुत सारे सवाल आज सबके मन में है। पर डायरेक्ट स्टैंड क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि अभी पता नहीं, अभी नहीं ट्वीट नहीं हो रहे हैं। हमने मैं उद्धव जी की और कांग्रेस की आभारी हूँ कि सबसे उच्च सदन लोकसभा में भी उन्होंने मांग की कि इस पे चर्चा। अनुज रायत इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो पूरा परिवार इस वक्त क्रैश की जांच को लेकर एकजुट दिखाई दे रहा है, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी जांच की मांग वो कर रहा है। ऐसे में जो रोहित पवार के जो सिक्योरिटी को लेकर सवाल, रोहित पवार की सिक्योरिटी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं अनुज, उसको लेकर राज्य सरकार क्या कह रही है? क्यों चिंता जताई है सुप्रिया सुले ने उनकी सिक्योरिटी को लेकर? रिक्ता, सबसे पहले हमें इसकी टाइमलाइन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है जब से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री लेट अजित पवार जी का देहांत हुआ था। उसके बाद सबसे पहले रोहित पवार थे जो कि काफ़ी अग्रेसिवली इस पूरे थियोरी को आगे बढ़ा रहे थे और फिर उन्होंने धीरे धीरे करके फैक्ट सबके सामने रखे। अगर हम सुप्रिया सुले या फिर खास करके एनसीपी मतलब सुनेत्रा पवार की पार्टी की बात करें तो पिछले 2-3 दिनों में उनके पार्टी के मेंबर्स ने, खास करके सुनेत्रा पवार हो गए या फिर जय पवार हो गए, उन्होंने भी इसके बारे में बातचीत करना शुरू कर दिया है। बट अगर रोहित पवार की सिक्योरिटी की बात करें तो उनकी जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कल के दिन, उसमें उन्होंने बाकी फैक्ट्स के अलावा ये भी मेंशन किया था कि कैसे काफी सारी ट्रोलर्स है, काफी सारे अकाउंट्स है सोशल मीडिया पे जो उनको स्पेसिफिकली टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको रोहित पवार ने ऐसा जताया कि कहीं उनको बीजेपी की भी स्टेट लेवल पे एंडोर्समेंट हो सकती है। उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने खुद ने और सुप्रिया सुले ने भी ये कहा है कि उनका परिवार काफी चिंतित है उनकी सिक्योरिटी को लेकर। और उसी कारण हमने देखा कि सांसद सुप्रिया सुले ने राज्य सरकार को यह विनती की है कि वो रोहित पवार के सिक्योरिटी में बढ़ाए। बट अगर हम रोहित पवार की डिमांड्स की बात करें तो वो चाहते हैं कि जो एविएशन मिनिस्टर है राम मोहन नायडू, उनका इस्तीफा जल्द से जल्द दिया जाए और वीएसआर कंपनी को बर्खास्त कर दिया जाए। ये उनके अलावा जय पवार की भी मांग है। ऐसे में और भी लगातार बयान आ रहे हैं। अनुज, आप हमारे साथ बने रहिए। अजित पवार की निधन के मामले पर आदित्य ठाकरे का भी बयान आया है। आदित्य ठाकरे ने इस मामले की जांच की मांग की है, पारदर्शी तरीके से हो जांच कह रहे हैं आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे ने रोहित पवार की मांग का भी समर्थन किया है। इससे पहले एनसीपी ने सीबीआई जांच की मांग की थी। तो ये तमाम मांगे जो हैं जांच को लेकर वो हर तरफ से की जा रही है। पहले सुन लेते हैं आदित्य ठाकरे को। रोहित भी और जय भी काफ़ी सवाल खड़े कर रहे हैं। बहुत सारे इस पे अगर आप देखें तो मुद्दे बाहर आ चुके हैं। एक ही बात है कि इस पे जो इन्वेस्टिगेशन हो फ्री एंड फेयर हो, कोर्ट मॉनिटर्ड हो और जो भी सच है उसमें से बाहर है। अनुज रायते इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। तो अनुज, आदित्य ठाकरे का भी बयान कि ट्रांसपेरेंट हो जांच जिस भी दिशा में आगे बढ़ रही है, तो एक तरह से समर्थन हर तरफ से मिलता दिखाई दे रहा है जो मांग रोहित पवार रख रहे थे।
जी हाँ, खास करके जो ऑपोजिशन पार्टीज है उनसे समर्थन आता हुआ मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने भी ये पहले स्पष्ट कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज में इंटरवीन करे। हालांकि वो उनका कहना ऐसा भी है कि ये उनका पारिवारिक मैटर है, बट अभी उन्होंने अपनी मांग भी तेज कर दी है। उसके अलावा यूबीटी से आदित्य ठाकरे ऐसे पहले बड़े नेता बने हैं जिन्होंने इसके ऊपर भी सवाल मौजूद किया है। अभी ये देखना इंपॉर्टेंट है कि जो काफी अहम सवाल रोहित पवार ने उठाए, फिर वो वीएसआर कंपनी की जांच हो। उन्होंने ये भी कहा है कि डीजीसीए ने एक तरीके से फ्री हैंड दे दिया था वीएसआर कंपनी को, जिसके कारण काफी सारे मैल प्रैक्टिसेस, मैल फंक्शनिंग वहां पे हुए, जिसका रिजल्ट ये एक्सीडेंट हुआ। और सबसे बड़ा आरोप उन्होंने किया है कि काफी पारिवारिक और काफी क्लोज संबंध है वीएसआर कंपनी के जो मालिक है डीके सिंह और उनके बेटे रोहित सिंह, उनके टीडीपी पार्टी के जो मुख्य नेता है, फिर वो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या फिर भारत के एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू, उनके साथ, जिसके कारण उनकी एक काफी क्लियर डिमांड है कि राममोहन नायडू को तत्कालीन इस पूरे पोजीशन से बर्खास्त कर देना चाहिए, उनको साइडलाइन कर देना चाहिए, जिससे कि कम से कम महाराष्ट्र के लोगों का या फिर महाराष्ट्र के लीडर्स का ये भरोसा बने कि जो वीएसआर के खिलाफ एक्शन ली जा रही है। इन तमाम मांगों के बीच अनुज ये बताइए कि राज्य सरकार की तरफ कार्रवाई कैसी होगी। इन तमाम मांगों के बीच अनुज ये बताइए कि राज्य सरकार की तरफ से इस जांच को लेकर क्या कहा जा रहा है, क्योंकि लगातार निष्पक्ष जांच की बात हो रही है, तेजी आनी चाहिए, कोई इंडिपेंडेंट बॉडी इसे जांच करे जो राज्य से बाहर की हो। तो ऐसे में बताइए राज्य सरकार इस मुद्दे पर क्या कह रही है। राज्य सरकार ने इस पूरे मामले के ऊपर एक काफी स्टैंडर्ड अपना एक अप्रोच रखा है। उन्होंने कहा है कि जो 3 एजेंसीज इस पूरे मैटर को देख रही है, फिर चाहे वो सीआईडी हो, डीजीसीए हो, और फिर एक लेटर ऐसा भी लिखा गया है उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के द्वारा कि वो चाहते हैं कि सीबीआई भी इस इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन इन कर ले। तो राज्य सरकार का कहना है कि ये 3 एजेंसीज काफी फेयर तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन आगे लेके जाएगी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ आता है कि रोहित पवार और पूरा जो ऑपोजिशन वाला गुट है, उनका डीजीसीए के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं है। वो चाहते कि इन 3 सरकारी एजेंसीज के ऊपर भी एक बॉडी बिठाई जाए जिसमें ऑपोजिशन के लीडर्स की प्रेजेंस हो। माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक रही हूं, लेकिन अपडेट यूपी विधानसभा से भी आ रहा है। अनुज, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया। यूपी विधानसभा में कार्रवाई हो रही है, वहां चलते हैं। इसमें उत्पादन इकाई का पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश की किसी कंपनी को ऐसा इनाम मिला है। पहली बार उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा का उत्पादन शुरू हुआ है। माननीय अधिष्ठाता महोदया, पहली बार सोलर ऊर्जा से और सोलर पार्क में भी, लोगों के घरों पर भी, सरकारी बिल्डिंगों पे भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार सौर ऊर्जा का प्रचलन जो है हमारे प्रदेश में बढ़ा है। अयोध्या सोलर सिटी बनी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 2800 3000 मेगावाट जो है हम उत्पादन कर रहे हैं और 6000 7000 मेगावाट हमारा पाइपलाइन में। इतना ही नहीं, कुसुम C2 और कुसुम C1 योजनाओं के तहत हजारों किसानों के पंप जो है हमने सोलराइज किए हैं और अब हम पूरी की पूरी ग्रिड सोलराइज करने की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता मोदी, ये सारी बातें इन्हें अच्छे से मालूम। और किसानों की बिल माफ किया। अभी पहली बार, ये भी पहली बार हुआ है। आप बता रहे थे कि बिल राहत योजना ठीक नहीं चल रही है। 45.5 लाख के आसपास लोगों ने इसका लाभ लिया है और जब पूरा ये योजना पूरी होगी तो मेरा अनुमान है कि 50 लाख से भी ज्यादा लोग इसका लाभ लेंगे और उनको जो है हजारों करोड़ रुपए की 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लाभ मिला है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 100% की ब्याज माफी के साथ साथ पहली बार इस राज्य के इतिहास में हुआ है कि मूलधन में हमने 25% की माफी देकर के गरीब उपभोक्ताओं को 1 किलोवाट 2 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को ये किया है। और इस वक्त यूपी विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और इसी पर कार्रवाई आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की सुर्खियों पर नजर। दिल्ली में भारत मंडपम में AI इम्पैक्ट लीडरशिप समिट, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। कहा, हम चाहते हैं भारत में डिजाइन हो और दुनिया में डिलीवर हो। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने की है समिट की तारीफ। दिल्ली से फर्जी NIA ऑफिसर गिरफ्तार, पुलवामा का रहने वाला है शख्स। NIA का फर्जी आई कार्ड भी मिला। FIR दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। अमेरिका ईरान तनाव के बीच हमले की तैयारी कर रहे हैं ट्रंप। सूत्रों के मुताबिक